हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी का क्वेश्चन है और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारा। और ये इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पीसीएस में बहुत हेल्पफुल साबित होने वाला है। जो भी नए जुड़े हैं वो पिछली क्लासेस एक बार देख लें, तभी आपको यहाँ के कॉन्सेप्ट समझ आएंगे, यहाँ की चीज़ें समझ आएंगी, यहाँ इस क्लासेस के अप्रोच समझ आएगी कि इतनी आराम आराम हम क्यों बोल के आपको पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये वो क्लास नहीं है कि मैं चिल्लाऊँ और आपको बहुत सारी चीज़ें एक साथ समझाते हुए चलूँ और एक बहुत ही इन मतलब फ्लुएंसी लैंग्वेज में आपको मैं पढ़ाऊँ, ऐसा नहीं है। टॉपिक्स हैं, आप भी साथ में डिस्कस करेंगे, हम भी साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ पॉइंट्स लेके चलेंगे, जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चंस तो 8 मिनट में लिखना रहता है, लेकिन हम पिछली अप्रोचेस से मैं आपको समझाते हुए आ रहा हूँ कि हम एक थॉट प्रोसेस पे काम कर रहे हैं और उस थॉट प्रोसेस पे काम करते हुए हम अपने नोट मेकिंग पे काम कर रहे हैं। किस पे काम कर रहे हैं? नोट मेकिंग पे, कि हमारा जो भी हमारे पास कंटेंट है वो कैसा होना चाहिए, वो कंटेंट हमारा इनरिच्ड हो। अगर वो कंटेंट हमारा इनरिच्ड होगा तो कहीं ना कहीं हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे कि क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते। जो हमारी पिछली क्लासेस के साथी हैं उन्हें पता होगा कि ये कैसे कर रहे हैं। तो मैं जल्दी से, जैसे कल इस क्लास को स्टार्ट करने से इस पिछली क्लास को एंड करने से पहले मैंने कुछ पॉइंट्स बोल लिए थे, तो वहीं से कुछ पॉइंट्स मैं फिर से ले रहा हूँ। और पूछा गया है कि क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट पूछा गया है। क्रायोस्फीयर इफेक्ट ग्लोबल क्लाइमेट क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक सीरियस कैंडिडेट हैं तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा इसलिए देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके सामने आया तो क्या आपके पास इसका कंटेंट है। आप पहले ये बताइए, क्या आपके पास इसका कंटेंट है? क्या आप इस आंसर्स को लिखने की स्थिति में है? क्या आपको ये पता है कि सेंसस में कौन कौन से पॉइंट लिखे जा सकते हैं? तो क्या उन पॉइंट्स पे आपके पास नोट्स तैयार हैं? क्या आपने उन नोट्स में इंडिज्ड कंटेंट लिखा हुआ है, कुछ ऐसा कंटेंट जो आपको अदर स्टूडेंट से क्या दिलाए, एज दिलाए? ठीक है, क्या है? अगर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, क्या हमें एक ऐसी अप्रोच पता है कि इस तरीके के आने वाले कई क्वेश्चन हम कर सकें? क्योंकि अगर आपको याद हो तो हमने देखिए एक अप्रोच फॉलो करी, सेट ऑफ पैटर्न उसका फॉलो किया, तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम आंसर्स करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सेम इसको फॉलो करते हैं और करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले तो बात जिसकी हो रही, पहले मैं बोली ग्लोबल क्लाइमेट। ठीक, ग्लोबल क्लाइमेट, सबसे पहले बात किसकी हो रही है? ग्लोबल क्लाइमेट। क्या ग्लोबल क्लाइमेट में हम एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन की बात नहीं करते हैं? पिछली क्लासेस में जो मैंने आपको समझाया वही है। तो ये हमारे क्लाइमेट के क्या है? कंपोनेंट है। ये हमारे क्लाइमेट के क्या है? कंपोनेंट है। और इन कंपोनेंट को हम देखेंगे, जल्दी समझिए। हमारे पास कुछ क्लाइमेट के कंपोनेंट हैं, हम ये देखेंगे कि क्रायोस्फीयर उस कंपोनेंट पे कैसे प्रभाव डालता है, किसी और पे कैसे डालता है। वैसे ही वो सारे कंपोनेंट पे हम प्रभाव देख लेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो वो कंपोनेंट ही हम देख रहे हैं। उन कंपोनेंट को मैं एक बार फिर से आपके सामने रखता हूँ, क्योंकि जितना ही आप रिवाइज करेंगे उतना ही आपका फायदा है। तो कहीं ना कहीं ये हमारी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और साथ में रिवीजन के लिए। सोलर रेडिएशन की बात की जा सकती है, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर सोलर रेडिएशन की बात की जा रही है तो क्या हम टेम्परेचर की बात नहीं कर सकते? अच्छा, टेम्परेचर की अगर बात कर रहे हैं तो साथ ही साथ ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन की बात की जा सकती है, बिल्कुल सही। अच्छा, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन की बात कर रहे हैं तो हम साथ ही साथ एयर प्रेशर की भी तो बात कर सकते हैं। क्लाउड्स के बारे में बात की जा सकती है। जोग्राफिकल फीचर्स के बारे में बात की जा सकती है। ओशियनिक प्रेशर के बारे में बात की जा सकती है। ओशियनिक प्रोसेसेस के बारे में बात की जा सकती है। विंड के बारे में हम बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात की जा सकती है। अब मैंने जो आपके सामने पॉइंट्स लिखे हैं,
ये पॉइंट क्यों लिखे हैं और इन पॉइंट से क्या डिपिक्ट हो रहा है, क्या हमें समझना है, उस पर फोकस करते हैं। पूछा गया है कि क्रायोस्फीयर वैश्विक जलवायु को कैसे प्रभावित करता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि वैश्विक जलवायु में कौन कौन से घटक हैं, कौन कौन से कंपोनेंट हमारे सामने दिए गए हैं। तो हमने सबसे पहले ग्लोबल क्लाइमेट की बात करें या फिर रीजनल क्लाइमेट की बात करें, ध्यान से सुनिए, चाहे ग्लोबल क्लाइमेट की बात करें और चाहे रीजनल क्लाइमेट की बात करें, जब भी क्लाइमेट की बात आएगी हमारे सामने जो कंपोनेंट आएंगे वो यही कंपोनेंट हमारे सामने निकल के आने हैं। क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर हुआ। जब भी ग्लोबल क्लाइमेट या रीजनल क्लाइमेट की बात होगी तो कौन से कंपोनेंट हमारे सामने निकल के आएंगे, ये जो लिखे, कौन कौन से, एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन, सोलर रेडिएशन सौर विकिरण, हिंदी मीडियम तापमान, आर्द्रता और वर्षण, वायुदाब, बादल, जोग्राफिकल फीचर में भौगोलिक फीचर्स, प्रोसेसेस, विंड और मानवीय गतिविधियां, ह्यूमन एक्टिविटी। अब हमको सवाल में क्या दिया गया है, सवाल में दिया गया है क्रायोस्फीयर इफेक्ट, इसको ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक। तो क्रायोस्फीयर का इफेक्ट देखना है ग्लोबल क्लाइमेट पे। तो ग्लोबल क्लाइमेट में कुछ कंपोनेंट हैं, उन कंपोनेंट पे इम्पैक्ट देख लेंगे, हमारा आंसर कंप्लीट। वो एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन का इम्पैक्ट, सोलर रेडिएशन पे इम्पैक्ट, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट, ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन पे इम्पैक्ट, एयर प्रेशर पे इम्पैक्ट, क्लाउड बादलों पे इम्पैक्ट, जोग्राफिकल फीचर्स पे इम्पैक्ट, ओशियनिक प्रोसेसेस पे इम्पैक्ट, विंड, ह्यूमन एक्टिविटी। अगर हम क्रायोस्फीयर का इन इन जगहों पे इम्पैक्ट देख लें, अगर हम क्रायोस्फीयर का इन इन जगहों पे इम्पैक्ट देख लें तो क्या हमारा आंसर आसानी से कंप्लीट नहीं हो जाएगा, बताएं ध्यान से, क्या हम आसानी से उत्तर करने की स्थिति में नहीं आ जाएंगे, और बहुत इजीली हम भी इस क्वेश्चंस को कर ले जाएंगे फिर, है या नहीं, हम बहुत इजीली इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में आ जाएंगे। अच्छा, अगर हम बहुत इजीली तरीके से इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में सिर्फ इन पॉइंट्स को लिखने में है, तो अब हम इन पॉइंट्स के कुछ क्या देखते हैं, कंटेंट। इन पॉइंट्स का कुछ कंटेंट देखते हैं जो हमें अपने नोट्स में ऐड करना चाहिए, हमारे मेंस के पॉइंट्स में होना चाहिए, हमारा आंसर कंप्लीट, ठीक है। चलिए, क्या हम सोलर रेडिएशन की बात कर सकते हैं। सोलर रेडिएशन पे किसका इम्पैक्ट, इसका इम्पैक्ट पूछा क्रायोस्फीयर का ना। अरे यार, सोलर रेडिएशन पे क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट, यदि सौर विकिरण का अवशोषण, ऐसा बात करें, अगर हम ये पॉइंट ये अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, सौर विकिरण का अवशोषण अवशोषण अगर बढ़ा तो जो सतह का रंग होगा, सतह का रंग कैसा हो जाएगा, गहरा, ठीक है। क्रायोस्फीयर की बात हो रही है, और क्रायोस्फीयर में हमेशा एक पॉइंट आप ये ध्यान रखिएगा मन में कि अवशोषण अगर बढ़ेगा, अगर अवशोषण की स्थिति बढ़ेगी, देखो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सारे इफेक्ट्स हमें अपने नोट्स में कंटिन्यूसली ऐड करके ही समझने चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, सोलर रेडिएशन की अगर हम बात करें, फिर उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स की बात करें, फिर कुछ पॉइंट्स हमारे टॉपिक्स में निकल जाते हैं, हम टॉपिक्स में ऐड नहीं कर पाते, उनके लिए पॉइंट है। तो एक सेकंड में रुकना, मैं आपके सामने लिख देता हूँ क्या हो गया है, जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, एक सेकंड, मैं पहले पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं, इससे पहले एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन के बारे में अगर बात करें तो आपके नोट्स में सबसे पहले ग्रीन हाउस गैस का पॉइंट होना चाहिए, ग्रीन हाउस गैस का पॉइंट होना चाहिए, फिर वहां पे जैसे मीथेन का इम्पैक्ट आपको पता हो, कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट आपको पता हो, ठीक है, ठीक है। और जब भी मेल्टिंग परफॉर्मेंस, ठीक है,
मीथेन का पॉइंट और कार्बन डाइऑक्साइड का पॉइंट अगर आपको पता होगा तो आप बहुत इजीली इसका ये पॉइंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर का ये पॉइंट बहुत इजीली लिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोलर रेडिएशन की। किसकी? सोलर रेडिएशन की। अच्छा, सोलर रेडिएशन में आप ध्यान रखिएगा, जब भी सौर विकिरण की बात आएगी, जब भी सौर विकिरण की बात आएगी तो आप एल्बिडो इफेक्ट बता सकते हैं, ग्रीन हाउस गैस, मीथेन का इम्पैक्ट और कार्बन डाई गैस मेल्टिंग परफॉर्म इन साइबेरिया। साइबेरिया में इसका एग्जांपल यहाँ पे एक ऐड कर सकते हैं कि इसका एग्जांपल है कि साइबेरिया में जब मीथेन की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज हुई तो वहाँ पे गैस का लेवल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से एक इम्पैक्ट देखने को मिला गैस के लेवल में। तो आप वो एग्जांपल कोट कर सकते हैं, जैसे एल्बिडो इफेक्ट आप कोट कर सकते हैं, जैसे स्नो एंड आइस रिफ्लेक्ट। ठीक, सोलर रेडिएशन में स्नो आइस रिफ्लेक्ट इसका। फिर उसके बाद आप बता सकते हैं, ये यार ये लैग हो रहा है, अब एक सेकंड ना मैं इसको थोड़ा सा सही कर देता हूँ, ये जो लैग हो रहा है ये कम हो तो मैं फ्लो में पढ़ा पाऊँ कम से कम। हम्म, तो जैसे इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि 2020 में आर्कटिक में जो समुद्री बर्फ होती है आइस के कारण महासागर यानी ओशियन में जो ऊष्मा है उसका कैसा अधिक अवशोषण हुआ, जिसके कारण टेम्परेचर में क्या हुआ, इम्पैक्ट, टेम्परेचर बढ़ गया। यही जो मैं आपको बता रहा था कि अगर सौर विकिरण का अवशोषण बढ़ जाएगा, अवशोषण अगर सौर विकिरण का अवशोषण अगर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं सतह का रंग गहरा होता चला जाएगा। क्लियर है? अगर हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किसकी? अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो बर्फ और हिम सूर्य के प्रकाश को क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट करके जो ग्लोबल टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, उसको नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। तो क्या आप ये पॉइंट टेम्परेचर के पॉइंट्स में नहीं लिख सकते क्रायोस्फीयर के इम्पैक्ट में? और जैसे अगर ह्यूमिडिटी एंड, पिछली क्लास में ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में मैंने बता रखा है ऑलरेडी, तो वहां से पॉइंट लिखा जा सकता है। जैसे कि मैं एक पॉइंट आपके सामने ऐड करे दे रहा हूँ, वो पॉइंट क्या है ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन का, कि आप सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में नहीं बता सकते। मेल्टिंग आइस एट फ्रेश वाटर टू द ओशियन, यानी आइस मेल्ट हुई फिर फ्रेश वाटर बढ़ा, ठीक है, फिर जिससे सैलिनिटी क्या हुई, लवणता, सैलिनिटी, सैलिनिटी पे क्या हुआ, इम्पैक्ट आया, सैलिनिटी पे उसकी लवणता पे इम्पैक्ट आया, तो प्रेसिपिटेशन के पैटर्न पे भी इम्पैक्ट आ जाता है। ठीक है, यानी कि आप सबसे पहले इस पॉइंट के बारे में आप अपने नोट्स में मेंशन कर सकते हैं, और ये पॉइंट आपके नोट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में बता सकते हैं कि आइस मेल्ट हुई, फ्रेश वाटर में फ्रेश वाटर गया तो सैलिनिटी, लवणता इम्पैक्ट हुई, लवणता इम्पैक्ट हुई तो प्रेसिपिटेशन भी इम्पैक्ट आ गया। ठीक है, अगर आप एयर प्रेशर का कॉन्सेप्ट बात करें, एयर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे अगर बात करें तो आप पोलर वॉर्टेक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, आप विंड के पैटर्न को बता सकते हैं। समझ आ रहा है? पोलर वॉर्टेक्स का एग्जांपल दे सकते हैं, विंड के पैटर्न का एग्जांपल दे सकते हैं। अच्छा, पोलर वॉर्टेक्स का अगर आप एग्जांपल दे रहे हैं तो आप यहाँ पे एग्जांपल पॉइंट लिख रहे हैं तो आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं 2021 का,
नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के समय, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप पोलर वॉर्टेक्स पे जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर इवेंट्स थे नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में देखने को मिले इस पोलर वॉर्टेक्स की वजह से, बहुत ज़्यादा वेदर कंडीशंस बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई, वो देखने को मिली इस पोलर वॉर्टेक्स की वजह से। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप में। ये आप पॉइंट ऐड कर सकते हैं। पोलर वॉर्टेक्स का कॉन्सेप्ट आप समझा सकते हैं, विंड पैटर्न के बारे में बता सकते हैं कि ऐसा बता सकते हैं आइस सीड्स का कॉन्सेप्ट, आइस सीड्स और सी आइस कैसे इन्फ्लुएंस करती है किसको? ग्लोबल विंड पैटर्न को। ठीक है, आप ये कॉन्सेप्ट बता सकते हैं। अगर क्लाउड के कॉन्सेप्ट बताने को आ जाए तो आप सबसे पहले तो क्लाउड फॉर्मेशन बता सकते हैं, बादलों का बनना, इसके बारे में सबसे पहले आप बता सकते हैं कि जैसे पोलर वॉर्टेक्स एंड जेट स्ट्रीम, पोलर वॉर्टेक्स और जो जेट धाराएं हैं उनकी वजह से कैसे हमारी क्लाउड फॉर्मेशन में इम्पैक्ट आता है, इनके सर्कुलर पैटर्न पे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे, वितरण पे कैसे परिवर्तन आता है, इसके बारे में आप बता सकते हैं। यानी कि जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया वो आप एक लाइन में समझें ऐसे कि क्रायोस्फीयर का इम्पैक्ट हमको देखना था एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पे, तो ग्रीन हाउस गैस, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का एक एग्जाम्पल। सोलर रेडिएशन के बारे में देखना था तो एल्बिडो इफेक्ट, स्नो एंड आइस का रिफ्लेक्शन, 2020 वाला एग्जांपल। टेम्परेचर का इम्पैक्ट देखना था तो बर्फ और हिम सूर्य के कारण रिफ्लेक्शन, जिससे ग्लोबल ग्लोबल टेम्परेचर नियंत्रित। ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन में आप देखना हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जिसकी वजह से आइस मेल्ट हुई, फ्रेश वाटर सैलिनिटी बढ़ी, लवणता बढ़ी, इम्पैक्ट हुआ। एयर प्रेशर पे क्या इम्पैक्ट? पोलर वॉर्टेक्स का। और विंड पैटर्न पे आइस सीड्स, सी सीड्स की वजह से ग्लोबल विंड पैटर्न उस पे चेंज आया। क्लाउड की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन, क्लाउड में क्रायोस्फीयर की वजह से क्लाउड फॉर्मेशन में क्या चेंज है कि लार्ज स्केल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन पैटर्न, फिर उसके बाद जैसे चेंजेस इन द सर्कुलेशन पैटर्न कैन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन एंड मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, यानी मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स यानी बादलों के मूवमेंट पे भी चेंज देखने को मिलता है और उनके वितरण में भी हमको परिवर्तन देखने को मिलता है। फिर अगर मैं आपके सामने चाहूँ तो ये मैं पॉइंट्स आपको बोल के समझा सकता हूँ, मैं लिखा सकता हूँ पूरे के पूरे पॉइंट, लेकिन वो आपके लिए इतना इम्पैक्ट करेंगे नहीं, वो आपको उतना समझ आएंगे नहीं कि जैसे बादल बादल निर्माण के बारे में अगर बात की जा रही है कि जैसे क्रायोस्फीयर, ध्यान से, क्रायोस्फीयर बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय परिसंचरण पैटर्न को प्रभावित करता है। ध्रुवीय भंवर और जेट स्ट्रीम जैसे हो गई, और इनकी वजह से इनकी गति भी प्रभावित होती है। जैसे कमजोर ध्रुवीय भंवर मौसम के पैटर्न में बदलाव आ सकता है। और जैसे आप बात कर सकते हैं दक्षिण के संयुक्त राज्य अमेरिका में फैल सकता है इसका ठंडी हवा का प्रयोग ध्रुवीय भंवर के व्यवधान से। ठीक है, इसके इम्पैक्ट से तापमान में गिरावट आ सकती है क्योंकि अब हवा का पैटर्न ही वैसा हो गया विंड इसी पोलर वॉर्टेक्स में, फिर उस क्लाउड फॉर्मेशन में। और जैसे कि आप ह्यूमिडिटी के बारे में आपने लिख लिया, और जैसे अगर आप टेम्परेचर के बारे में पॉइंट बताना चाह रहे थे तो आप ये वाला पॉइंट टेम्परेचर के बारे में बता सकते थे। कौन सा पॉइंट? टेम्परेचर के बारे में ये पॉइंट लिख सकते थे आप कि 2022 का एग्जांपल है। क्या एग्जांपल है? कि ग्रीनलैंड में रिकॉर्ड निम्न बर्फ स्तर ने आर्कटिक क्षेत्र में गर्मी में योगदान दिया। ठीक है, तो ये आप टेम्परेचर की वजह से वो इम्पैक्ट आप वहाँ बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन के पॉइंट्स आपके मन में आने चाहिए। कौन कौन से पॉइंट? 6 7 8 पॉइंट आपके मन में यहाँ भी आ गए। ग्रीन हाउस आया नहीं आया, एल्बिडो इफेक्ट आया नहीं आया, फिर उसके बाद एग्जाम्पल एक आ गया बर्फ और हिम सूर्य के प्रकाश के बारे में, टेम्परेचर का एक इम्पैक्ट आ गया, टेम्परेचर का प्रभाव आपके सामने आ गया। फिर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल आ गया, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल वाला आ गया। फिर पोलर वॉर्टेक्स का एक पॉइंट आ गया, यानी 1 2 3 4 5 6 7 पोलर वॉर्टेक्स का पॉइंट आ गया। विंड का पैटर्न का पॉइंट आएगी, बर्फ की चादरें, समुद्री बर्फ वैश्विक कौन पैटर्न को प्रभावित करते हैं, है ना, बर्फ की चादरें और समुद्री बर्फ। और क्लाउड फॉर्मेशन अगला पॉइंट, क्लाउड फॉर्मेशन का एक पॉइंट आ गया। तो कहीं ना कहीं क्रायोस्फीयर के अंदर जो पॉइंट जो क्वेश्चंस हम कन्वर्ट कर सकते थे वो ये इम्पैक्ट के थ्रू हम बता पा रहे हैं आसानी से। क्लियर है? उन इम्पैक्ट के थ्रू हम आसानी से क्वेश्चन कन्वर्ट करने की स्थिति में हैं। ये क्वेश्चन हमसे आसानी से कन्वर्ट हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने एक सीधे सीधे ये एक प्रोसेस समझ लिया, एक अप्रोच फॉलो कर ली, बस उस पर इम्पैक्ट दिखना है। तो अगर कल आपको होमवर्क दिया था, अगर आपके उनमें ये पॉइंट्स आ गए थे तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं आए थे तो आप इन पर काम कर सकते हैं।
जैसे अगला सवाल है, अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया जाता है। क्वेश्चन पढ़िए, अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया जाता है। क्या आप इससे सहमत हैं? Most of the unusual climatic happenings are explained as an outcomes of the El Nino effect। तुमसे नहीं पूछा गया है, अगर यस है तो आपके इसके पॉइंट भी देने हैं और नो के भी पॉइंट देने हैं कि हाँ इस वजह से सहमत भी हैं और इस वजह से सहमत भी नहीं है। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने हैं। तो फिलहाल मैं इस क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग करता हूँ, कल ये आपको लिखना है और मैं इसके कंटेंट पे डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो सेम पढ़िए, अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया जाता है। अधिकांश असामान्य घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम स्वरूप समझाया जाता है। जलवायु घटनाएं कौन कौन सी हो गई? सबसे पहले जलवायु की घटनाएं कौन कौन सी हो गई बताएंगे? क्या ये क्लाइमेटिक इम्पैक्ट नहीं है? क्या ये क्लाइमेटिक घटनाएं नहीं है? बताएं ध्यान से। क्या ये क्लाइमेटिक हैपनिंग्स नहीं है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, सोलर रेडिएशन में, टेम्परेचर में, ह्यूमिडिटी में, प्रेसिपिटेशन में, एयर प्रेशर में, क्लाउड में, जोग्राफिकल फीचर्स में, ओशियनिक प्रेशर्स में, प्रोसेसेस में, विंड में, ह्यूमन एक्टिविटीज़ में। क्या ये जोग्राफिकल एक्टिविटीज़ नहीं है? क्या ये हमारी ऐसा बोलने क्लाइमेटिक हैपनिंग्स नहीं है? बताइए ध्यान से। अब इन पे इम्पैक्ट पूछा है, किसका इम्पैक्ट पूछा है? एल नीनो का। सबसे पहले तो एल नीनो का इम्पैक्ट पूछा है। क्या पूछा है? एल नीनो का इम्पैक्ट सबसे पहले तो। और हमारे सामने कौन कौन सी फीचर्स दिए गए हैं जोग्राफिकल? ये वाले, ये फीचर्स है, इन्हीं पे खेल खेलना है क्योंकि यही अप्रोच हमने सीखी है, ठीक है। तो अगर एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन पर ध्यान से, अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाओं को एल नीनो प्रभाव के परिणाम के रूप में समझाया जाता है। तो जलवायु घटनाओं में एल नीनो के रूप में समझाया जाता है। तो क्लाइमेटिक हैपनिंग्स में कौन सी सबसे पहली हम ले रहे हैं? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हम ले रहे हैं। कौन सी ले रहे हैं? एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं, बताएं ध्यान से। इसके बारे में आप कुछ पॉइंट्स लिख सकते हैं। सोलर रेडिएशन के बारे में बता सकते हैं, उसका इम्पैक्ट बता दें। क्या आप टेम्परेचर के बारे में बता के उसका पॉइंट्स नहीं बता सकते? चलिए, ये क्वेश्चंस का आंसर मैं आपके सामने ना लिख के सीधे पॉइंट्स डिस्कस करता हूँ, और इन पॉइंट्स को आपके नोट्स में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये पॉइंट्स आपके नोट्स में नहीं होंगे तो ये आंसर कहीं ना कहीं आप कन्वर्ट करने की स्थिति में नहीं, ठीक है। टेम्परेचर के बारे में, तो क्या आप ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन के बारे में नहीं बता सकते? क्या आप एयर प्रेशर एंड विंड के बारे में यहाँ पे कुछ पॉइंट नहीं लिख सकते? क्या आप ओशियनिक प्रोसेसेस के बारे में यहाँ पॉइंट नहीं लिख सकते? तो ये हैं जिनकी वजह से हाँ प्रभाव के रूप में दिखाते हैं। ये मैं एस के रूप में बता दूं। अगर कुछ नो के पॉइंट मैं आपको बताने को कहूँ तो सेम क्लाइमेट चेंज, सेम वही पॉइंट क्लाइमेट चेंज, जोग्राफिकल फीचर्स और ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक। अब आप मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स में एल नीनो क्या विंड के पैटर्न को चेंज नहीं कर देता? ऐसा मान लीजिए विंड के पैटर्न में चेंज नहीं कर देता, एल नीनो का इम्पैक्ट है या नहीं? एल नीनो का इम्पैक्ट है नहीं, विंड के पैटर्न में चेंज करता है तो ह्यूमिडिटी के लेवल में भी तो चेंज आता है। ये पॉइंट आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ह्यूमिडिटी के लेवल में चेंज आता है तो ये आप ऐसा बता सकते हैं कि एल नीनो के दौरान, जैसे एग्जांपल देना हो तो आप 2015 और 2016 में एल नीनो की वजह से 2015-16 में एल नीनो की वजह से रेनफॉल
रेनफॉल कहाँ पे? साउथ अमेरिका में। कहाँ पे? साउथ अमेरिका में बहुत ज़्यादा देखने को मिली। ये एग्जांपल आप नहीं बता सकते? अच्छा, अगर आपसे सोलर रेडिएशन के बारे में ही पूछा कि हाँ बताइए सोलर रेडिएशन का इम्पैक्ट है, तो आपने बोला हाँ है, तो आप क्या ये नहीं बता सकते कि एल नीनो के दौरान ही कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में और दक्षिण पूर्व एशिया में तापमान टेम्परेचर क्या हो गया? हाई हो गया, जिससे ऑस्ट्रेलिया में कैसा आपको हीट या ऐसा बोल लीजिए गर्मी बहुत ज़्यादा देखने को मिली 2015-16 में, इसी सोलर रेडिएशन की वजह से। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आ गया? अच्छा, अगर आप टेम्परेचर की बात करें तो 1997 और 1998 में एल नीनो के दौरान टेम्परेचर बहुत ज़्यादा देखने को मिला हमको, एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से। या आप इसमें एक लाइन अगर ये बताते हैं, वैश्विक तापमान और वैश्विक तापमान में विसंगतियों की बात की गई। ठीक। अच्छा, अगर आप तेजी से एक पॉइंट ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन में एक पॉइंट बताना चाहें तो वर्षा के पैटर्न को बदलता है सबसे पहले तो। हाँ, कैसे बदलता है? एग्जांपल आप दे सकते हैं 2009 में एल नीनो की वजह से इंडिया में क्या हुआ? इंडिया में हमें सूखे की स्थिति देखने को मिली। इंडिया में सूखे की स्थिति देखने को मिली। और कहाँ पे? इंडोनेशिया में हमें सूखे की स्थिति देखने को मिली। इंडोनेशिया में हमें सूखे की देखने को मिली। और इसकी वजह से जंगल में आग भी देखने को मिली 2015-16 में एल नीनो के इम्पैक्ट की वजह से। और कभी कभी ये वर्षा जो होती है अनियमित होती है। ठीक है, इसका कोई नियम तो है नहीं। कि केन्या में तीव्र वर्षा देखने को मिली, केन्या में तीव्र वर्षा देखने को मिली 1997 टू 1998 के बीच में। एयर प्रेशर की अगर बात की जाएगी तो साउथ अमेरिका में आपको क्या देखने को मिल रहा है? साउथ अमेरिका में क्या देखने को मिल रहा है? जो अपवेलिंग होती है, पानी की जो अपवेलिंग होती है उसमें कमी आई। ठीक है, और ऐसा बोल लीजिए मध्य और पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में चक्रवात की जो आवृत्ति उसमें बढ़ोतरी देखी गई 2015 के एल नीनो से। ओशियनिक प्रोसेस की अगर बात करें तो टेम्परेचर पे इम्पैक्ट डालता है सबसे पहले तो। ठीक है, टेम्परेचर पे इम्पैक्ट डालता है और धाराओं पे भी, जो ओशियनिक करेंट्स हैं उन पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। तो क्या अब हम इन पॉइंट्स की वजह से, जो आपके सामने 8-10 पॉइंट मैंने लिखे, तो उनकी वजह से आप ये पॉइंट हम बोल सकते हैं कि यस एल नीनो की वजह से हमको प्रभाव के परिणाम स्वरूप एल नीनो के रूप में समझाया जाता है। ठीक है, अब ये भी बताना है कि साथ में नो, इसकी वजह से नहीं, ये जलवायु परिवर्तन के एल नीनो की वजह से नहीं, ये किसकी वजह से? ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। ठीक है, जोग्राफिकल फीचर जैसे ज्वालामुखी विस्फोट, कौन सी घटनाओं की बात की थी? असामान्य जलवायु घटनाओं की। ठीक है, जैसे ये ग्रीन हाउस गैसेस का इम्पैक्ट जो है, और तो ये क्या उसकी वजह से क्या ये हमें एल नीनो की वजह से देखने को मिलता है? ज्वालामुखी विस्फोट क्या एल नीनो की वजह से देखने को मिलता है? जैसे कि नहीं। टेक्टोनिक गतिविधियां जो हैं, जो टेक्टोनिक गतिविधियां हैं, ये क्या हमें एल नीनो की वजह से देखने को मिलती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। टेक्टोनिक की वजह से, एल नीनो की वजह से नहीं, नहीं। अच्छा, जैसे एग्जांपल दे सकते हैं 1991 में माउंट पिंटाबो का, फिर पेन रुक गई मेरी, फिर पेन रुक गई है, इसको सही कराना पड़ेगा, मैं इसको सही करा लूंगा। वो 1991। अच्छा, ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन एक्टिविटीज में डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन, ये इनकी वजह से क्या देखने को मिलता है? इनकी वजह से हमें अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट देखने को मिलता है। तो क्या एल नीनो की वजह से है? नहीं। तो हम कुछ नो भी बता सकते हैं नहीं, और कुछ यस भी बता सकते हैं। लेकिन खेला किस पे हमने? हमने पूरा खेल खेला किस पैटर्न पे? इन्हीं पैटर्न पे। पूरा खेल हमने इन्हीं चीजों पे खेला, आपने देखा ना।
तो साथ में हमने क्या इस क्वेश्चन को करने की अप्रोच नहीं देख ली? क्या ये क्वेश्चन हमारा हो नहीं गया? क्या हम इस एग्जाम्पल की वजह से, सबसे पहले इन एग्जाम्पल्स की वजह से ये नहीं बता सकते हाँ एल नीनो की वजह से हमें जलवायु घटनाएं देखने को मिलती हैं और एल नीनो की वजह से नहीं भी देखने को मिलती? ये दोनों हम बता के क्या इस आंसर को हमने कंप्लीट नहीं कर लिया? यदि हाँ, यदि हमने इस आंसर को कंप्लीट कर लिया है तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ, जिसको हम कल करेंगे। फिलहाल लेकिन फोकस हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। हम बात करेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, पश्चिमी घाट की नदियों द्वारा डेल्टा का निर्माण नहीं होता है, क्यों? तो इसकी हम कल एक नई अप्रोच देखेंगे, उस अप्रोच को फॉलो करते हुए कई क्वेश्चंस करने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल क्या इस अप्रोच से हमें ये क्वेश्चन समझ आया? मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपके सामने किया है, ये क्वेश्चन क्या था? अधिक एल नीनो के प्रभाव को बताना था। सबसे पहले एल नीनो के अधिकांश असामान्य जलवायु घटनाएं, जो अनयूजुअल क्लाइमेटिक हैपनिंग्स हैं, वो एल नीनो की वजह से ही देखने को मिलती हैं? नहीं। और हाँ, जो एल नीनो की वजह से देखने को मिलती है तो मैंने वो भी बता दिया, कुछ एल नीनो की वजह से देखने को नहीं मिलती वो भी बता दिया। तो ये एटमॉस्फेरिक, इन पे खेला पहले तो खेल, फिर एग्जाम्पल देते चले गए कि एल नीनो की वजह से देखो जलवायु घटनाएं हमको देखने को मिल रही। ये एग्जाम्पल है कि एल नीनो की वजह से हमको जलवायु वाली घटनाएं देखने को मिल रही। ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल्स ध्यान रखिएगा कौन कौन से एल नीनो की वजह से देखने को मिल रहे हैं। तो एल नीनो पता होना चाहिए ना, पहले तो एल नीनो पता है, एल नीनो के बाद वो एग्जाम्पल देना शुरू कर दिया, उनकी वजह से ये जलवायु घटनाएं देखने को मिलती है, ये बता दिया। अच्छा, एल नीनो की वजह से ये देखने को नहीं मिलती है, जैसे अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, डिफॉरेस्टेशन। अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट एल नीनो की वजह से नहीं, वो ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से देखने को भी मिलता है। तो ये एल नीनो की वजह से नहीं, मैंने ये भी बता दिया कि नहीं, एल नीनो की वजह से सब देखने को नहीं मिलती और एल नीनो की वजह से कुछ ना कुछ देखने को भी मिलती हैं। तो हमें ये दोनों क्वेश्चंस करने की स्थिति में आ गए, हमने ये दोनों क्वेश्चंस कन्वर्ट कर लिए। क्या ये क्वेश्चंस आपको समझ आया? अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू टू एवरीवन।